सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो जो पूरा परिदृश्य है उसको मैं समझने की कोशिश करनी चाहिए, और उस परिदृश्य में एक अद्भुत विरोधाभास है। एक तरफ जहां हिंदी का मीडिया स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो बहुत डेमोक्रेटाइज हो रहा है। हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो दिल्ली में हमारे ख्याल से 2-3 अखबार हुआ करते थे, उनके 2-3 एडिशन हुआ करते थे, और वहाँ कुछ लोग पत्रकारिता करते थे। आज हर बड़े अखबार के, और कुछ तो अखबार ऐसे हैं जिनके कम से कम 60-70 एडिशन हैं, और उनके साथ साथ उनके लगभग हर जिले में उनका एक पोर्टल भी है। तो अगर आप डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो आपको अद्भुत तरीके से विस्फोट, एक ऐसा विस्फोट दिखाई पड़ेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हिंदी की पत्रकारिता इस हद तक विस्तृत हो सकती है। लेकिन अगर आप उसके फंक्शनलिटी पे जाएंगे तो एक अद्भुत तरीके की वहां अथॉरिटेरियनिज्म दिखाई पड़ रही है। तो एक तरफ स्ट्रक्चरली डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ फंक्शनली वहां अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है। अब आप कहेंगे अथॉरिटेरियनिज्म कैसे आ रहा है? अथॉरिटेरियनिज्म इस तरीके से आ रहा है कि एक खास तरीके से ही आपको लिखना है और खास तरीके से ही आपको सोचना है। वहां किसी दूसरे विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब राज माथुर साहब जब संपादक हुआ करते थे, और मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी था, और एक जमाना था जब नवभारत टाइम्स मेरा पहला अखबार था, और मैं ये कहने में कोई शर्म नहीं कि मैंने पूरी जिंदगी अंग्रेजी के अखबार ही पढ़े हैं, लेकिन एक दौर ऐसा था जब मैं सिर्फ नवभारत टाइम्स पढ़ता था और अंग्रेजी के अखबार दूसरे नंबर पढ़ता था। तो वहाँ एक दिन एडिट पेज पर आपको सूर्यकांत बाली छपे हुए दिखाई पड़ते थे, और अगले दिन उसमें विष्णु खरे दिखाई पड़ते थे। और एक दिन वहां पे राजेंद्र माथुर लिखते थे आरक्षण के विरोध में, एक तरीके से आप कह सकते हैं, या थोड़ा किनारे होते हुए। दूसरे दिन एसपी सिंह लिखते थे जो आरक्षण के बिल्कुल पक्ष में लिखते थे। तो ये जो डेमोक्रेटाइजेशन था, या जो डेमोक्रेसी थी 82 के न्यूज रूम के अंदर, जो अखबार में परिलक्षित होती थी। मैं ये कभी नहीं मानता हूं कि संघ के लोगों का लेख नहीं छपना चाहिए। मेरा मानना है कि बिल्कुल छपना चाहिए। अगर कोई वहां फैसिस्ट भी है, अगर कुछ लिखना चाहता है, तो डेमोक्रेसी ये इस बात की इजाजत देती है कि आप उस लेख को भी छापें। अगर आप नहीं छापेंगे तो आप ट्रू सेंस में डेमोक्रेट नहीं होंगे। लेकिन आज ऐसा वक्त है जहां पे कि आप अखबार में, और मैं ये विशेष तौर पर हिंदी के अखबारों में बात कर रहा हूं, अंग्रेजी के अखबारों में आज भी आपको सर्टेन लेवल ऑफ डेमोक्रेसी दिखाई पड़ती है। वहां पे सरकार के खिलाफ एडिटोरियल्स आपको दिखाई पड़ते हैं, और बड़े बड़े अखबारों की बात मैं कर रहा हूं। वहां सरकार की अर्थनीति के खिलाफ, की सामाजिक नीति के खिलाफ, उनकी जो दूसरी तरीके की नीतियां, उनके खिलाफ भी वहां आर्टिकल्स दिखते हैं वहां पे, और बहुत मजबूती के साथ कुछ सवालों को खड़ा करते हैं। हिंदी में इसका पूरी तरीके से अभाव है। हिंदी में आप कोई भी बड़ा अखबार उठा के देख लीजिए, कुछ समय तक वो टिमटिमाने की कोशिश करते हैं, फिर उनके यहाँ छापे पड़ते हैं, फिर वो चुपचाप बैठ जाते, सरेंडर कर देते हैं। तो ये जो दो चीजें एक साथ निकल रही हैं, मुझे लगता है कि उसको समझने की जरूरत है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान पहली बार अपने आजादी के बाद, या अगर और पहले जाना चाहें तो पहली बार हम एक बहुत ही, जिसे मैं बार बार कहता हूं, द मार्च ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट हम देख रहे हैं। कि पहली बार हिंदुस्तान को एक विचारधारात्मक राज्य सत्ता का एहसास हो रहा है। और जहां दुनिया में जहां कहीं भी आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हुए हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्रीज हो, चाहे वो मुसोलिनी का इटली हो, चाहे वो जर्मनी का हिटलर की जर्मनी हो, या फिर इस्लामिक स्टेट रहे हो, उन सारे आइडियोलॉजिकल स्टेट्स में आपको कभी भी फ्रीडम नहीं होती है। वहां पे एक यूटोपिया होता है, और उस यूटोपिया के कंस्ट्रक्शन में समाज के हर हिस्से को सहकारिता करनी पड़ती है। जो सहकारिता नहीं करता वो नहीं जीवित रह सकता, उसके लिए जगह नहीं बनी। तो हम ये कहें कि अखबारों के अंदर स्वतंत्रता है और जुडिशरी कल फ्री रहेगी, मैं मानने को तैयार नहीं कि जुडिशरी फ्री हो सकती। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जब तक आइडियोलॉजिकल स्टेट है तब तक प्रेस फ्री रहेगा। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जब तक आइडियोलॉजिकल स्टेट है तब तक सिविल सोसाइटी एक और रहेगी या जिंदा रह सकती है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जब तक ये आइडियोलॉजिकल स्टेट है तब तक इस आइडियोलॉजिकल स्टेट में किसी एक छोटे से बच्चे को भी एक अलग तरीके की पेंटिंग बनाने का अधिकार होगा। क्योंकि वो जो एक बड़ा परिदृश्य है, उसमें सबको सहभागी बनना पड़ेगा, और जो सहभागी नहीं बनेगा वो उस विचार का नहीं दुश्मन होगा, बल्कि उस देश का भी दुश्मन होगा। और चूंकि दुश्मन होगा, इसलिए उसके साथ उसी दुश्मन की तरीके से व्यवहार किया जाएगा। तो हमारा जो हिंदी माध्यम है, उसमें कोई नई घटना नहीं हो रही, बिल्कुल नई घटना नहीं। इस पे जो आप बात कर रहे हैं, इसमें तो साफ साफ तौर पे टेक्नोलॉजी का काफी योगदान है, क्वांटिटी काफी बढ़ी है, साक्षरता हिंदी में बहुत बढ़ी है, तो नौ साक्षर होना भी। पर इसमें एक तरह से ये भी है कि ये इसको मैं कहीं पढ़ा, और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, कई देशों में हो रहा है। मतलब ब्रिटेन में भी देख रहे हैं, ब्रेक्सिट का जो पूरा डिबेट था, या वाइट सुप्रीमेसी जो अमेरिका में है, तो उसको एक 70 को लोग कह रहे हैं कि
विचार और विमर्श के खिलाफ एक इन्वेजन ऑफ द इडियट्स जो उसको कहा जा रहा है, ये मतलब उसमें कुछ भी एक बहस की, एक पैराफ्रेजिंग की, विमर्श की जगह जो है वो एकदम से कम होती जा रही है। सूचनाएं तो बहुत सारी आ रही हैं, लोड भी बोल रहे, जैसे कि अगर मैं सोचता हूँ कि अगर व्हाट्सएप नहीं होता तो क्या नरेंद्र मोदी उतने ही लोकप्रिय होते? मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको एक लार्जर परिदृश्य में देखने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि ये हम इसको सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित ना करें तो बेहतर होगा। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर विचार का एक समय होता है। वो 60, 70, 80 साल तक वो विचार बहुत जीवित रहता है, बड़ा वाइब्रेंट होता है, उसमें जीवंतता होती है, और फिर कुछ समय के बाद लोगों की उससे उकताहट होने लगती है, फिर एक नए विचार की तलाश में होता है। अगर आप 19वीं शताब्दी के पहले अगर आप देखें तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, फिर उसके बाद एक इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात आती है, डेमोक्रेसी की बात आती है, और जब आप सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आते हैं, उसके बाद आप देखते हैं नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, लिबरल थॉट्स आता है, युद्ध नहीं होना चाहिए, पीस होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब एक ऐसा वक्त आ गया है जब उदारवादी विचारधारा को भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया में उसके खिलाफ एक खास तरीके का प्रतिरोध क्यों पैदा हो रहा है। वो ऑस्ट्रिया में भी पैदा हो रहा है, वो आपके पोलैंड में भी पैदा हो रहा है, वो अमेरिका के अंदर पैदा हो रहा है। अगर वहां डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी के समर्थन में आज भी 7.5 करोड़ लोग हैं, जो एक निहायत ही थर्ड ग्रेड लुम्पन है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए और कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं, थर्ड ग्रेड लुम्पन है, उसके पक्ष में 7.5 करोड़ लोग खड़े हैं, जो 100% जहां पे लिटरेसी है, जहां पढ़े लिखे लोग हैं, जहां टेक्नोलॉजी की एक्सेस है, तो हम उसको यूं ही नहीं मान सकते कि 7.5 करोड़ लोग क्यों उनके पक्ष में खड़े हैं। इसका मतलब ये कि एक चीज तो मानना पड़ेगा कि जो लिबरल थॉट्स है, उस लिबरल थॉट्स में भी अपने अंदर जाकर इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि इतिहास की गति में कहीं हमसे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, या हमको बदलने की जरूरत तो नहीं कि जो संविधान हमने 1950-51 में जब हमने एडॉप्ट किया, वो संविधान 2022 में आके उसी तरीके से रेलिवेंट रहेगा जैसे 1950 में था, या 60 में था, 70 में था। तो शायद हम कुछ दूसरी तरीके की बात सोच रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो संविधान बना था वो बिल्कुल 1950 का जो समाज था उसको प्रतिलक्ष्य। मेरा कहने का मतलब नहीं कि समाज को पूरी तरीके से आपको बदल देने की जरूरत है, लेकिन वो जो संविधान था वो 1950 के समय का संविधान रिफ्लेक्ट करता है। तो जो विचार 1950 में रेलिवेंट था वो 2022 में कैसे रेलिवेंट होगा? मैं मानता हूं कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज होते हैं, कुछ सार्वभौम सत्य होते हैं, लेकिन उसमें भी परिष्कार करने की जरूरत है धर्म के संदर्भ में। कि धर्म अगर है तो मुझे लगता है धर्म को नए सिरे से देखने की जरूरत है। जिस तरीके से धर्म के नकार की बात होती है, धर्म के निषेध की बात होती है, क्या वो आज रेलिवेंट है? क्या डोनाल्ड ट्रंप में जो 7.5 करोड़ लोग हैं वो क्यों है, ये समझना चाहिए। या ऑरबान के पक्ष में इतने सारे लोग 2/3 बहुमत से जीत जाता क्यों है, ये समझने की जरूरत है। पोलैंड में लोग क्यों उनके साथ खड़े, समझने की जरूरत है। और तो इसलिए ये जो विचार है, अगर हिंदुस्तान के अंदर 37% लोग अगर एक विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं तो क्यों है, ये समझने की जरूरत है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि संविधान को बदलने की जरूरत है। अगर किसी के मन में सवाल है तो मुझे लगता है मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हमको भी अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, और हिंदी मीडिया को भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, पूरे मीडिया जगत को इंट्रोस्पेक्शन करने की